इजराइल और पैलेस्टीन ये एक बहुत पुराना मसला है, और अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ समझने को मिलती है कि आखिर ये मसला जो आज हमने देखा कि हमास ने 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए इजराइल के ऊपर, ये इस स्टेज तक कैसे पहुंचा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अरब और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है, और हमेशा से एक चीज़ रही थी जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं कि जो जूस हैं उनके लिए उनका एक देश होना चाहिए। और इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए जब 1897 में फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस हुई तो उसमें भी इस चीज़ का डिक्लेरेशन दिया गया कि पैलेस्टीन वाली जो ज़मीन है या जो देश है उसमें एक हिस्सा जूस के लिए होना चाहिए। और इसी चीज़ को आगे अगर आप देखोगे तो बाल्फोर डिक्लेरेशन जो 1917 में हुआ उसमें भी इस चीज़ को वापस स्ट्रेस किया गया। और जैसे जैसे इस चीज़ पे स्ट्रेस होता गया, जो जूस थे जो विदेशों में या दूसरे देशों में बसे हुए थे वो सब धीरे धीरे पैलेस्तीन की तरफ आने लगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो जब ब्रिटिश और जो भी एलाइड एक्सेस पावर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो इसी बात की भी थी थोड़ी सी कि हम जूस को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं पैलेस्टीन में। और अगर आप देखोगे टर्की जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में लूजिंग साइड पे था, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स प्रोजेक्ट करते थे खुद को। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी, यूएन का फॉर्मेशन हुआ, और जब 1947 में एक पार्टीशन प्लान रखा गया पैलेस्टीन का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था, यूएस और उसके एलाइज इस वॉर को जीत चुके थे, तो अब उनकी मर्जी चलने वाली थी। और जो ये 1947 में जो पार्टीशन प्लान रखा गया पैलेस्टीन का, वो आप कह सकते हैं 2 साल तक 1947-49 तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चीज़ें आगे बढ़ी और 1967 की बात है, अगर आप देखेंगे तो जून 1967 में इजराइल ने इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया। ये गाज़ा स्ट्रिप और पैलेस्टीन ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप नक्शे में देख सकते हैं। आप देखिए कि बीच में इजराइल है और दोनों तरफ, एक तरफ गाज़ा स्ट्रिप है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है जिसको पैलेस्टीन भी कहा जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमास और इजराइल इनके बीच की क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में समझ रहे थे तो ये हमास बीच में कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि जो हमास है, हमास एक्रोनिम है एक अरबिक फ्रेज का जिसका मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब आप ये सोचें कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट का एक देश के फॉर्मेशन से क्या लेना देना। तो अब वापस 1947 में आ जाइए। 1947 में इजराइल जो कि जूस के लिए बनने वाला था, उसी समय एक और देश बना था जो भी धर्म के नाम पे बना था, और वो था पाकिस्तान। तो आज तक कभी इस चीज़ की कहीं पे भी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि किसी धर्म के नाम पर भी कोई देश बन सकता है। तो पाकिस्तान ऐसा देश बना जो सिर्फ मुसलमानों के लिए था अगर कहा जाए तो। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए
इज़राइल भी बना। अब क्या है कि एक अरब वर्ल्ड के लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अगर वो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे देश नहीं बन सकता, तो फिर पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। और अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पे बनाया गया है और ऐसा देश बन सकता है, तो फिर इज़राइल में क्या गलत है? इज़राइल भी बन सकता है जूस के लिए। तो ये मसला बहुत ही प्राइम हो गया। अब क्योंकि हम हमास की बात कर रहे थे, तो जो ये गाज़ा स्ट्रिप था जिसे इज़राइल ने इजिप्ट से लिया था 1967 के वॉर में, जिसका दूसरा नाम होता है मिडल ईस्ट वॉर। एक्चुअली ये 6 डेज़ का वॉर था और 6 डेज़ के अंदर ही इज़राइल ने इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप के अलावा और भी बहुत सी टेरिटरीज़ ले ली थी। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, उसने काफ़ी टेरिटरीज़ को वापस लौटा दिया। गाज़ा स्ट्रिप, ये जो इजिप्ट की टेरिटरी थी, इसको इज़राइल ने 1967 में कैप्चर किया और 2005 में, अगस्त 2005 टू बी प्रिसाइज, इज़राइल ने डिक्लेयर किया कि वो इसको खाली कर देगा। और 22 सितंबर 2005 तक इज़राइल ने जो 1967 तक जो ग्रीन लाइन थी, वहाँ तक अपने ट्रूप्स को पीछे हटा लिया। जैसे ही इज़राइल ने अपने ट्रूप्स को पीछे हटाया, तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये फिर पैलेस्टीन का ही हिस्सा एक तरीके से माना जा रहा था, तो यहाँ पे नए नए आउटफिट्स इमर्ज हुए और उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग निकला हमास। और भी दो तीन छोटे छोटे थे जिनके नेम इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज जब पावर स्ट्रगल होता है तो हर कोई चाहता है कि मैं इसमें विक्टीरियस इमर्ज करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो अब जब ये पता लग गया कि हमास एक तरीके से लीडर इमर्ज हुआ है, तो 2007 में हमास ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत लिए। अब जब हम ये 2007 के इलेक्शंस की बात करते हैं, तो उससे पीछे थोड़ा सा पीछे और जाते हैं। अब हम लोग 1987 की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा, एक लीडर की डेथ हुई थी, यासिर अराफात, जो पैलेस्टीन के बहुत बड़े लीडर भी थे। तो मैंने उनकी बात इसलिए की है क्योंकि जब आप हमास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इज़राइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता, और आज भी उसका यही मेन मोटिव है कि उसे इज़राइल को डिस्ट्रॉय करना है। और इसका जो ओरिजिन हुआ वो 1987 में हुआ, जब पैलेस्टीनियन मूवमेंट एक तरीके से शुरू हो रहा था, जब एक डिमांड्स रेस की जा रही थी कि हमें पैलेस्तीन चाहिए, एक उसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे, उसको एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करे। तो इस चीज़ के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ। और एक्चुअली ये मूवमेंट शुरू इसलिए हुआ था बिकॉज जो इज़राइल है, इज़राइल ने वेस्ट बैंक, अभी आपने ये जो मैप में देखे थे वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, तो वेस्ट बैंक में भी इज़राइल ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। अब वेस्ट बैंक की टेरिटरी कितनी है, अगर इस चीज़ के बारे में करेंगे तो इसमें भी सभी के अलग अलग मत हैं। अगर हम जो पैलेस्टीन के फेवर में, अगर उनके मत से जाए, तो इज़राइल तो इतना छोटा हो जाएगा, हमारे गोवा जैसा हो जाएगा और सारी की सारी टेरिटरी फिर वेस्ट बैंक की हो जाएगी, कुछ लोगों का मत अगर हम देखें तो। और बाकी अगर कुछ लोगों का मत देखें तो उसके हिसाब से जो जेरूसलेम का आधा पार्ट है वो वेस्ट बैंक है, जो कि पैलेस्टीन में जाएगा, और जो आधा है वो इज़राइल का पार्ट है। तो जब 1987 में जो पैलेस्टीनियन मूवमेंट शुरू हुए, उसी में हमास
एक तरीके से बहुत बड़ा प्लेयर इमर्ज करके आया। अगर आप ये देखेंगे कि 2007 के जो इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें एक तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से टेक ओवर किया था हमास ने। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने जो वायलेंट मीन्स हैं उनको बंद नहीं करना चाहता, और वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। अब इन्हीं चीज़ों को चलते 2007 में वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तो जीत गया, लेकिन जो फॉरेन असिस्टेंस था उससे उसको कट ऑफ कर दिया गया। और दूसरी बात ये हुई कि जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। एंड इनफैक्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको आज भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखती हैं। तो इस चीज़ से एक्चुअली जो हमास है वो काफ़ी खफा है। और अब जो अभी जो रीसेंट अटैक हुआ, इसमें उनका जस्टिफिकेशन ये है कि इज़राइल है, उन्होंने अलक्सा मॉस्क के ऊपर हमला किया था और हम उसी हमले का बदला ले रहे हैं। अब देखिए, जब अगर हम कोई भी टेररिस्ट आउटफिट्स की बात करते हैं, और माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे टेररिस्ट आउटफिट इसलिए कहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक टेररिस्ट अटैक के नाम दिया है, और दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज उसको टेररिस्ट आउटफिट बोलते हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ। बाकी इसमें और क्योंकि देखिए हर अलग कंट्री का अलग मत होता है। जो ग्लोबल साउथ है, जिसका इंडिया अपने आप को वॉइस बताता है, उन्होंने शायद इसको टेररिस्ट अटैक भी नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैठ के रिजॉल्व किया जाए। तो अब ये जो अटैक अलक्सा मॉस्क के रिवेंज में किया गया है, बट अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे 5000 रॉकेट्स किसी भी कंट्री के लिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी सोच के देखें तो एक कोई सिंपल सी बात नहीं है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें तो ये कंफर्म है कि उन्हें बाहर से फंडिंग मिली होगी, किसी न किसी कंट्री ने फंडिंग दी होगी, क्योंकि वो कंट्री जहाँ पे अगर आप देखोगे डेवलपमेंट नहीं हुआ है ज़्यादा, वहाँ पे लोगों में अभी भी जैसे भूखमरी वाले हाल हैं, तो वहाँ पे अगर इतनी सारी चीज़ें अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी ने फंडिंग की। और इजराइल का कहना है कि ये ईरान ने फंडिंग की है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि इसमें जो इंडिया ने स्टैंड लिया इस बार, ऐसा स्टैंड क्यों लिया? क्योंकि अगर आप आम तौर पर देखोगे तो इंडिया ने हमेशा ही इजराइल और पैलेस्तीन दोनों को एक ही पेज पे रखने की कोशिश की है। उनका मानना ये है कि क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है या पैलेस्तीन अटैक कर रहा है, ये कोई सलूशन नहीं है, दोनों को टेबल टॉक करके ही इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। अब अगर आप दो पल के लिए सोच के देखें तो इंडिया के लिए भी कितनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है। अगर वो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं एक तरीके से, तो इजराइल उनसे खफा हो जाता है, और अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई धर्म के नाम पे भी कोई दूसरा देश बन सकता है। और पाकिस्तान अगर धर्म के मतलब अगर इजराइल को हम धर्म के नाम पे मानते हैं तो पाकिस्तान का भी धर्म के नाम पे बनना सही था, तो वो हमारी आइडियोलॉजी को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अब अगर हम क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अगर आप पासपोर्ट पे भी देखोगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। तो इजराइल को पाकिस्तान आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और क्योंकि अब हम इंडिया के स्टैंड की बात कर रहे थे, तो इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और इंडिया ने ये स्टैंड क्यों लिया इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
जो इंडिया का स्टैंड है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और इस चीज़ को वो कंडेम करते हैं और इज़राइल को उनके जो इंटरेस्ट या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइट टू डिफेंड इटसेल्फ उस चीज़ के लिए इंडिया सपोर्ट करती है। अगर आप ये लाइन को देखेंगे, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब बहुत सी कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट किया था ये कह के कि इंडिया हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और सिंस इंडिया ने इसको टेररिस्ट अटैक का नाम दिया है तो इससे ये कंफर्म होता है कि इंडिया इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टेररिज्म। अब देखिए, इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्तीन के फेवर में रही है, बट 2014 में जब से गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, इन्होंने डीहाइफेनेट कर दिया है इज़राइल और पैलेस्तीन को। एंड इनफैक्ट पैलेस्तीन भी इस चीज़ को मानने को तैयार हो चुका है कि इंडिया का जो एक तरीके से टिल्ट है टुवर्ड्स इज़राइल इंक्रीज हो चुका है। बट इसके भी अपने रीजंस हैं कि वाई इंडिया हैज़ टिल्टेड मोर टुवर्ड्स इज़राइल नाउ, क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता जा रहा है। पहले हम आइडियलिस्टिक थिंकिंग के बेसिस पे वर्क करते थे एज पर द पॉलिसी थिंकर्स। सो लेट्स डिस्कस कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड ये है कि जो भी हुआ वो टेररिस्ट अटैक है, और अब इसके पीछे इंडिया का 4 रीजंस हैं कि वाई इंडिया सपोर्टेड इजराइल दिस टाइम। नहीं तो अगर आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के वॉर में इंडिया ने किसी को भी ओपनली सपोर्ट नहीं किया है और ना ही रशिया को कंडेम किया, बस इस केस में इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया आगे से। अब इसके रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि हम हर इंटरनेशनल फोरम पे टेररिज्म के अगेंस्ट कहते आए हैं, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे ब्रिक्स हो, या फिर एससीओ की समिट हो, और अगर अब आप लेटेस्ट देखोगे G20। मतलब हमें जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज क्या हुआ है कि जो टेररिज्म है वो इंडिया के नेबरिंग कंट्री से इमर्ज होता है, दैट इज पाकिस्तान, और इंडिया ने इससे सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। तो इंडिया इस चीज़ का सोल्यूशन चाहता है और इसीलिए इंडिया हर इंटरनेशनल फोरम पे इस इशू को रेज करता है। और इस बार भी इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया है, लेकिन इस चीज़ को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये टेररिस्ट अटैक है। तो इंडिया इज अगेंस्ट टेररिज्म, दिस इज फर्स्ट रीज़न कि वाई इंडिया सपोर्टेड इजराइल। नेक्स्ट रीज़न ये है कि बायलैटरल कंपल्शंस है। अब इजराइल के साथ इंडिया का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ हमारे मिलिट्री रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं इजराइल के साथ। इनफैक्ट आप देखोगे हमारे बॉर्डर पे जो डिफेंस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया इजराइल से ही इंपोर्ट करती है, और इनफैक्ट इंडिया है जो लार्जेस्ट सिंगल कस्टमर है इजराइल का। ये तो अभी की लेटेस्ट बात है। अगर हम पुरानी बात करें तो जब इंडिया के वॉर हुए थे पाकिस्तान के साथ, चाइना, इनके साथ, तभी भी इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था थ्रू वेपन्स। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये कहा था कि आप इजराइल के फ्लैग के अंडर हमें अपने वेपन्स मत दीजिए, चाहे तो आप यूएन के फ्लैग के अंडर दे दीजिए। इजराइल ने मना कर दिया कि अगर आपको वेपन्स चाहिए तो हमारे फ्लैग के अंडर ही आएंगे, हम यूएन के अंडर या विदाउट फ्लैग हम सप्लाई करने को रेडी नहीं है। एंड इंडिया को मानना पड़ा उस समय। तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न है कि जो अभी जो लेटेस्ट अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जो यूएसए ने इजराइल और यूएई के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करने के लिए कोशिश की थी। इवन साउथ अरेबिया भी उसमें धीरे धीरे पार्टनर बन रहा है।
इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाया I2U2 रिलेशनशिप में। I2U2 रिलेशनशिप है इंडिया, इजराइल एंड USA और UAE। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बनाया है। ये ग्रुपिंग एक तरीके से इकोनॉमिक भी है और अदर डेवलपमेंट्स के लिए भी है। देखिए क्या है कि इंडिया को साथ लेके चलने का रीज़न सिर्फ यही है कि इंडिया के रिलेशंस UAE के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी और USA के साथ भी। तो इंडिया के साथ होने की वजह से इंडिया कैन एक्ट एज अ बाइंडिंग फैक्टर। अब ये रीज़न को अगर आप देखोगे तो थोड़ा और आगे बढ़ाया गया और वो हुआ G20 समिट में। G20 समिट ने इंडिया और US ने एक तरीके से मिलके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अनाउंसमेंट की। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसराइल के थ्रू गुजरेगा। अब जैसे ही इसराइल के थ्रू गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसराइल की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसराइल को साथ लेके चलना ज़रूरी है और इसराइल का सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया। एंड फाइनली है जो 4th पॉइंट है वो है डी-हाइफनिंग इसराइल पैलेस्टीन इशू। अब क्या है कि क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से इसराइल को सपोर्ट करके जो इसराइल पैलेस्टीन का इशू है उसको डी-हाइफनेट कर दिया है। पैलेस्टीन को बता दिया है कि अगर आप वायलेंस मीन यूज़ करोगे तो इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। आपका जो भी कॉज हो आप उसको नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू अटेन करने की कोशिश कीजिए, वायलेंट मीन्स के थ्रू नहीं। अगर आप इसके ये तो 4 रीजंस थे, बट अगर आप इंडिया का स्टैंड को अगर क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको ये बात पता लगेगा। इनफैक्ट हमारा इंडिया और कनाडा का तो झगड़ा चल रहा है रिगार्डिंग किलिंग ऑफ 1 पर्सन, जिसमें कनाडा कहता है कि इंडियन एजेंसीज़ का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, व्हाइल इंडिया डिनाई दैट फैक्ट। बट इंडिया और कनाडा की अगर बात करें तो उन दोनों के जो स्टेटमेंट है मोर और लेस एकदम क्लोज है ऑन इजराइल इशू। सो आप ये बात कह सकते हैं कि इंडिया का जो आउटलुक है या इंडिया के जो व्यू हैं वो वेस्ट से अलाइन करते हैं इस मैटर में ऑन इजराइल इशू। बट एट द सेम टाइम जो ग्लोबल साउथ जिसकी वॉइस हम अपने आप को बताते हैं, G20 में जिस चीज़ को बार बार स्ट्रेस किया गया, इंडिया ग्लोबल साउथ के व्यूज से बहुत डिफर करता है। ग्लोबल साउथ ने इस चीज़ को अटैक को कंडेम किया है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है दैट शुड बी रिजॉल्व पीसफुली। मतलब जो भी जो टेररिस्ट अटैक हुआ या जो भी अटैक हुआ उस चीज़ का ब्लेम एक तरीके से इजराइल के ऊपर डाल दिया कि आपने सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की हैं जिसके वजह से हमास को अटैक करना पड़ा, और इसी चीज़ को आपको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। और जो इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, जो रिटेलिएटरी मेजर थे, वो एक तरीके से गलत थे। अब आप सोच के देखिए 5000 रॉकेट्स एक बार आएंगे तो नेचुरली है कि जो जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ वो रिटेलिएट तो करेगा ही, बट ग्लोबल साउथ का व्यूज़ इस चीज़ में डिफ़र करता है और इंडिया और ग्लोबल साउथ के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इवन दो इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस कहता है, बट यहाँ पे व्यूज़ मैच नहीं कर रहे। अब इजराइल और हमास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो, कि इजराइल और हमास ने ये अटैक सिर्फ इसलिए किया है, इवन सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है ताकि उसके जो प्रिजनर्स हैं, जो पैलेस्टीन के कुछ प्रिजनर्स हैं, उनको वो रिहा कर सके। कहाँ से? जो इजराइल की जेलों में हैं उनको वहाँ से वो रिहा कर सके। और अभी भी काफ़ी लोगों को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो आगे न्यूज़ आ रही है उससे यही पता लगता है कि एक तरीके से
एक्सचेंज होने वाला है बिटवीन प्रिजनर्स और सिटीजन्स का। एंड आई थिंक उसके बाद शायद ये जो इशू, नॉट दिस इशू बट ये जो वॉर है फॉर द मीन टाइम क्लोज हो सके। ऑल्सो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि रशिया ने, आई एम सॉरी, जो इज़राइल है उसने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आई गेस आर्टिकल 40 है, मैं नंबर श्योर नहीं हूँ, बट आर्टिकल 40 को उन्होंने इन्वोक किया है एंड दे हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन हमास। अब जब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया तो जो सारी एक तरीके से ऑपोजिशन है या पूरी कंट्री है, दे हैव कम टुगेदर। बट इनफैक्ट अभी इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको वर्ल्ड में शायद सबसे बेस्ट बताया जाता है, कैसे उनकी नज़रों से ये बात चूक गई, कैसे उन्हें पता नहीं लगा कि इतने रॉकेट हमले होने वाले हैं। एंड आप जानते हैं कि इज़राइल के पास आयरन डोम है। आयरन डोम एक तरीके से मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए एक शील्ड की तरह एक्ट करता है कि जैसे ही कोई मिसाइल आएगी, यहाँ से इज़राइल के आयरन डोम में से मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस चीज़ को का सोल्यूशन हमास के पास ये आया कि उन्होंने 20 मिनट्स के अंदर 5000 रॉकेट्स को लॉन्च कर दिया। तो जो इज़राइल का आयरन डोम था वो एक तरीके से फेल हो गया, वो इतने रॉकेट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाया, बिकॉज किसी ने भी इस मैग्नीट्यूड का सोचा नहीं था। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या ये वॉर ख़त्म होता है या और एस्केलेट होगा, ये आपको आने वाला टाइम ही बताएगा। बट इंडिया के स्टैंड से, इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड आई शुड से, क्योंकि इंडिया में जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के डिफरेंट व्यूज़ हैं। कांग्रेस का व्यू थोड़ा बैलेंस्ड व्यू है, दे हैव काइंड ऑफ सपोर्टेड इज़राइल और पैलेस्टीन को भी सपोर्ट किया है उन्होंने, और उन्होंने कोई भी वॉयलेंट मीन से रिफ्रेन करने के लिए कहा है। दूसरा, अगर हम सीपीआई की बात करें तो दे हैव कंडेम्ड इज़राइल, एक्चुअली आई शुड से, उन्होंने एक तरीके से सारा ब्लेम इज़राइल के ऊपर डाला है और उनका मानना है कि ये जो इशू हो रहा है इसकी वजह सिर्फ इज़राइल है और इज़राइल को ये चीज़ रोक देनी चाहिए। तो उनके एंड से पैलेस्तीन की कोई भी गलती नहीं है। तो हमास और इज़राइल के इशू में आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ लिख के बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आपको उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड let's meet in next video. Thank you.